हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। भारद्वाज जी, आप तीसरी मर्तबा विधायक हैं शिमला से। प्रदेश भाजपा के भी आप अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। राजनीति की बातें करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, मूल रूप से रोहड़ू तहसील शिमला ज़िला की है। उसका गांव बमनोली है। बमनोली के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जो है वो मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश बनने के बाद जो है वो जब सारी रियासतों का मर्जर हिंदुस्तान में हुआ तो बुशहर स्टेट भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई, और वो भी बतौर कर्मचारी जो जिलाधीश कार्यालय महासू हुआ करता था उस वक्त, तो उसमें जो है वो उनका ट्रांसफ़र हो गया शिमला के लिए। शिमला आने के बाद ही मेरा जन्म हुआ है। तो आपकी पढ़ाई शिमला से ही शुरू हुई? हाँ, मेरी पढ़ाई शिमला से शुरू हुई है, लेकिन शिमला में ही नहीं हुई प्रारंभिक पढ़ाई, क्योंकि मेरे एक भाई जो आज भी हैं श्री सत्य प्रकाश जी, वो टीचर थे, नए नए टीचर लगे थे, तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वो करासा नामक स्थान है रोहड़ू में, वहाँ पर हो गया। मैं उनके साथ ज़्यादातर जो है वो घुला मिला हुआ था, तो उनके साथ ही चला गया। तो इसलिए शिमला में दाखिल होने के बाद शिक्षक की वजह से भी, भाई शिक्षक हैं तो भाई, तो इसलिए मैं उनके साथ वहाँ चला गया। फिर उनका ट्रांसफ़र किन्नौर हो गया, तो मैं शिमला आ गया वापस मैं पिताजी के पास। और 10वीं कहाँ की फिर? 10वीं जो है वो मैंने घुमारवीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं बिलासपुर से की। कॉलेज? और एसडीबी कॉलेज से मेरी जो है वो ग्रेजुएशन हुई है साइंस में। अब तो लॉ ग्रेजुएट हैं। हाँ, बीएससी करने के बाद उसी दौरान मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया था। तो विद्यार्थी परिषद के काम करने के लिए मुझे एंथ्रोपोलॉजी में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, लेकिन क्योंकि विद्यार्थी परिषद का काम करना था, इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नई नई बनी थी और यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आपकी राजनीति में एंट्री हो गई। लगभग उसको उस वक्त राजनीति जो है वो कहीं ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी जब विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना था, लेकिन क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा होने के कारण मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला, और फिर मेरे को वहीं पर जो है जिम्मेवारी, मैं एसडीबी कॉलेज शिमला का जो है वो इकाई का सचिव बना, उसके बाद जो है नगर का महामंत्री बना, प्रदेश का सहमंत्री, प्रदेश का मंत्री मैं अनेकों वर्षों तक रहा। फिर उसके बाद मैं राष्ट्रीय मंत्री रहा 1973-74 में जो है वो विद्यार्थी परिषद का, और उसके बाद प्रदेश संगठन मंत्री के नाते मैं पूरा समय दे करके जो है विद्यार्थी परिषद में मैंने जो है 3-4 वर्ष काम किया उसके बाद। और उसी बीच में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में जो है वो पहले हम अंडरग्राउंड थे, सत्याग्रह किया, जेल में गए, और पुलिस रिमांड भी रहा, टॉर्चर भी हुआ, साथ ही साथ जो है वो फिर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत जो है वो उस वक्त केसेस बनाए जाते थे, तो वो केस हमारे खिलाफ बना, इमरजेंसी ट्रिब्यूनल बना था, उसमें मुकदमा भी चलता रहा हमारे खिलाफ। बाद में जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो उसके बाद जो है वो मैं समझता हूँ कि क्योंकि इमरजेंसी के विरुद्ध जो हमारे मन में आक्रोश था, और उस वक्त जिस प्रकार से प्रेस की फ्रीडम समाप्त हो गई थी, लोकतंत्र समाप्त हो गया था, सारे देश के नेता जेलों में बंद कर दिए थे, और बाहर तशद्दुद की सी जो है स्थिति होती थी, मतलब कोई वकील भी हमारा जो है वो जमानत करने के लिए हमारे साथ खड़ा नहीं हो पाता था उस वक्त, इस तरह का दहशत थी। वकालत कहाँ से शुरू की, कब शुरू की? इमरजेंसी के बाद जो है मेरा लाइसेंस जो है वो 75 में बन गया। 74 में LLB की तो मेरा लाइसेंस बन गया था 75 में, लेकिन वकालत उस वक्त शुरू नहीं हुई। वकालत तो जब 77 में इमरजेंसी समाप्त हो गई, देश में लोकतंत्र बहाल हो गया, जनता पार्टी का शासन आया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी वकालत शुरू की, और अच्छी तरह से वकालत 1980 के बाद शुरू की। लॉ किस सन में किया था आपने? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से किया ना? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का पहला ग्रेजुएट, पहले बैच का ग्रेजुएट हूँ मैं, साइंस ग्रेजुएट, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले ही बैच का लॉ ग्रेजुएट हुई हूँ मैं। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।
भारद्वाज जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वीरभद्र सिंह धूमल परिवार को कोसते हैं। धूमल परिवार और भाजपा वीरभद्र सिंह को कोस रही है। वकील के घर में जो है वो बच्चा पैदा होता है तो राजनीति की तरफ जो है वो नहीं जाता, बल्कि वो वकालत की तरफ जो है उसका रुझान रहता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह सरकार को बने हुए करीब 3 साल होने जा रहे हैं। आप इस कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल कैसे आंकते हैं, कैसा मानते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि इस बार का जो कार्यकाल श्री वीरभद्र सिंह जी का है वो केवल मात्र कोर्ट्स का या फालतू चीज़ों का बातचीत का रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज शासन व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं दिखाई देती। पिछले लगभग 2 साल 11 महीने का इनका समय हो गया है, लेकिन इसमें कोई हिमाचल प्रदेश की बड़ी योजना कहीं कोई नहीं बनी है। विकास का काम कहीं दिखाई नहीं देता है। रोहड़ू से 5 बार विधायक रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन रोहड़ू जाने वाला जो रास्ता है आज भी उसकी स्थिति ऐसी है कि उसमें जो है वो बरसात में तो लगता है कि यहाँ पर धान की खेती हो सकती है, वरना जो है वहाँ पर कोई गाड़ी चलाना जो है बहुत मुश्किल काम हो गया है। और पूरे प्रदेश का ये हाल है, केवल मात्र वो कोर्ट्स में बिजी हैं और उनके जो एडवाइज़र्स हैं वो सारे रिटायर्ड या टायर्ड लोग हैं, जिसके कारण जो है वो किसी प्रकार की जो है वो गति इस शासन में दिखाई नहीं देती है इस बार। एक बात पूरी ईमानदारी साफ गोई के साथ बताइए, आपको नहीं लगता कि इस माहौल में ऐसा लगता है लोगों को कि लड़ाई जो है वो 2 दलों में नहीं है, 2 मुख्य दलों भाजपा और कांग्रेस में नहीं है, बल्कि 2 परिवारों में है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार है, दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं प्रेम कुमार धूमल, उनका परिवार है। इन दोनों परिवारों में ही लड़ाई हो रही है और विकास पीछे जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ हद तक जो है वो आप जो कह रहे हैं उसमें जो है वो तथ्य भी हैं, लेकिन आजकल राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो नेता जो हैं उनके साथ चलती हैं। अब दोनों पार्टियों के नेताओं के खिलाफ किसी प्रकार का कोई माहौल जो है दूसरी पार्टी बनाती है या कोई आरोप लगाती है तो उसमें पूरी पार्टी का शामिल होना जो है वो लाजमी है, क्योंकि जैसे हम भारतीय जनता पार्टी में मानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को या उनके पुत्र जो हमारे सांसद हैं अनुराग ठाकुर को, उनको जो है जानबूझ करके अपने निजी कारणों से जो है वो टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने जो काम पिछली सरकार में किए हैं वो तो पूरे प्रदेश के लिए, जनता के लिए और पार्टी के जो है वो बहुमत के साथ वो नेता थे, इसलिए उन्होंने किए हैं। तो अब उनको चाहे वो पारिवारिक मान दिया जाए, लेकिन बेसिकली उन्होंने प्रदेश के हित में जो काम किया। अब क्रिकेट स्टेडियम बना है, क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला का आज हिमाचल प्रदेश का नाम सारी दुनिया में जो है वो विख्यात कर रहा है। इस तरह के राजनीतिक माहौल में क्या विकास को धक्का नहीं लगता? निश्चित रूप से विकास को, जैसा मैंने शुरू में कहा है, विकास तो पूर्ण रूप से जो है वो बिल्कुल बंद है। मैं समझता हूँ कि आज दुर्भाग्य हिंदुस्तान का ही है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो उसके जो नेता हैं वो केवल मात्र एक दूसरे को जो है दोषारोपण करने का काम करते हैं, जिसके कारण जो है वो सारी जनता में जो है वो राजनीतिज्ञों की छवि जो है वो खराब हो रही है। और मैं इसके लिए अपनी जो क्लास के हमारे लोग हैं उनको दोषी मानता हूँ। हम ये मानते हैं कि जुडिशरी तक के लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, पत्रकार आपस में प्रोटेक्ट करते हैं, वकील आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन राजनीतिक सर्कल के जो लोग हैं वही एक दूसरे को जो है वो विरोधी मान करके एक दूसरे की छवि खराब कर रहे हैं। कोई प्रोटेक्शन एक दूसरे की नहीं है और इसके कारण माहौल ख़राब हो रहा है। और माहौल जब खराब होता है तो निश्चित रूप से जो है विकास के ऊपर उसका असर पड़ता है। वीरभद्र सिंह धूमल परिवार को कोसते हैं। धूमल परिवार और भाजपा वीरभद्र सिंह को कोस रही है। ये सिलसिला थमेगा भी कभी?
देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये स्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए। परिवारों में जो है वो पार्टियों के प्रमुख नेता होते हैं, और निश्चित रूप से जैसा माहौल होता है, वकील के घर में जो है वो बच्चा पैदा होता है तो राजनीति की तरफ जो है वो नहीं जाता, बल्कि वो वकालत की तरफ जो है उसका रुझान रहता है। ऐसे ही बाकी प्रोफेशंस के लोग भी करते हैं। तो इसमें जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, नेता हैं, उनके घर का जो माहौल होता है, उसमें उनके घर के जो परिवार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी राजनीति की तरफ उनका रुझान बन जाता है। तो इसमें परिवार ही राजनीतिक हो जाते हैं। अब हालांकि लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि भी किसी नेता का बेटा ही आगे जो है वो नेता बनना चाहिए, लेकिन वो चाहें या ना चाहें वो उसमें जो है वो बन जाते हैं, और फिर ये बाद में परिवारों की जो है लड़ाई बन जाती है। जबकि मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी तो किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, छोटे स्थान से ऊपर तक उन्होंने पार्टी बनाई। अडवाणी जी थे, उन्होंने पार्टी को बनाया। परिवारवाद तो है वो मोदी जी आ गए। परिवारवाद तो वैसे आपकी पार्टी में भी तो है ही, देश में भी कई जगह है, प्रदेश का ले लीजिए। नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, धोनी साहब के बेटे अनुराग भी तो तीसरी मर्तबा सांसद है। मैं इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि राजनीतिक कार्यकर्ता के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको माहौल सारा राजनीति का ही मिलता है उसमें, अपने परिवार में, और उसी में ढल जाता है। वकील के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो वकालत का माहौल मिलता है और वो वकील बन जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे परिवारों के बच्चे जो हैं वो राजनीति में आते हैं, सारे के सारे नहीं आते हैं। सारे के सारे राजनीति के जो काम करते हैं उनके बच्चे जो है राजनीति में आए आवश्यक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आज भी आप देख रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व में मोदी जी नेता हैं, उनके परिवार का तो कोई राजनीति में नहीं था, आज भी नहीं है। उनके परिवार के लोग तो आज भी जो है वो ऑर्डिनरी ट्रेन में चलते हैं, किसी के साथ उनका जो है वो कोई ऐसा संबंध नहीं होता है, जो उनका पारिवारिक संबंध है वही संबंध है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक स्थिति नहीं होती है। यह तो कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता जो काम करता है वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। लेकिन कहीं जो है इस प्रकार के अनुराग जो है बन गए, तो वो क्योंकि राजनीति का माहौल उनको घर में मिला और वो राजनीति में आ गए और सांसद बन रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रहे हैं। क्रिकेट में जो है वो इंडिपेंडेंटली काम किया। धूमल जी ने तो क्रिकेट नहीं खेला था, कभी खेला होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अनुराग जो है वो क्रिकेट खेलते थे, पंजाब में थे। उसके बाद वो खेलते खेलते जो है जब एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। चलिए यहाँ एक लेते हैं और छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और भारद्वाज जी से जानेंगे इनकी अपनी पार्टी भाजपा के बारे में और इनकी अपनी राजनीति के बारे में। आपके दल का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? आप पार्टी तय करेगी। आप भी वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको मौका नहीं मिलना चाहिए? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारद्वाज जी, प्रदेश भाजपा की क्या सेहत है? चुनाव हो रहे हैं संगठन के आपके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है 2017 के चुनावों के लिए, विधानसभा के। और तो एक बात बताइए, आपके चुनाव हो रहे हैं संगठनात्मक जी, झगड़े हो रहे हैं बीच में, धूमल गुट, शांता गुट। देखिए, जब बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई चुनाव इत्यादि करते हैं, घर में भी जब 5 बर्तन होते हैं तो आपस में खड़खड़ाते हैं। भाजपा तो पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं ना। नहीं, लेकिन विद डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि भी उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र में इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं जो है वो स्वाभाविक हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज जो है वो पार्टी के चुनाव जो है स्मूथली हो रहे हैं। आप मानते हैं कि आपकी पार्टी एकजुट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम जब भी बाहर किसी के साथ जो है वो हमारा संघर्ष है तो वैचारिक दृष्टि से सभी कार्यकर्ता एक मत हैं और हम एकजुट होकर के ही सबका सामना करते हैं। आपके वरिष्ठ नेता हैं शांता कुमार, वो हाशिए पर हैं। लाल कृष्ण आडवाणी वो हाशिए पर हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हाशिए पर होने का सवाल नहीं है। हमेशा जो है वो किसी भी पार्टी में भी, परिवार में भी परिवर्तन होते रहते हैं। सीनियर लोग जो होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, तो मार्गदर्शन आजकल जो है वो इनका जो है वो स्वाभाविक मिल रहा है। लेकिन वर्किंग में जो है वो जो कंपैरेटिवली शांता कुमार का ये मार्गदर्शन है कि वो चिट्ठी लिख देते हैं अमित शाह को और सारे देश में बॉन्डर बच जाता है। नहीं, देखिए, वो तो
हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसमें मीडिया को भी पूरी आज़ादी है और बाकी सब लोगों को भी पूरी आज़ादी है। छोटी सी बात होती है, उसकी घटना जो है वो जब बाहर मीडिया में आती है तो उसका एक जो है व्यापक रूप से जो है लोग उसको लेने लग जाते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने कोई पत्र लिखा जो बात उनके मन में आई, क्योंकि वो इतना समय उनको पार्टी में और राजनीति में हो गया है कि उनके अपने विचार हैं और उस विचार को वो अपने पार्टी अध्यक्ष को बता रहे हैं। तो पार्टी अध्यक्ष के पास जो है चिट्ठी जाती है या कोई बात जाती है, वो स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाती है। आमतौर पर ये माना जाता था कि प्रदेश में दो ध्रुव हैं भाजपा में। शांता कुमार एक ग्रुप को लीड करते हैं, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल दूसरे ग्रुप को लीड करते हैं। अब एक नए युग का सूत्रपात हुआ है जगत प्रकाश नड्डा के रूप में, आप कैसा मानते हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो है अवधारणा ही गलत है भारतीय जनता पार्टी में कि ग्रुप जो है वो पैदा होते हैं। वास्तव में शांता कुमार जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बहुत पुराने जनसंघ के समय से कार्यकर्ता हैं और नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। जब पार्टी में परिवर्तन हुआ तो प्रेम कुमार धूमल जी जो हैं वो विधायक दल का नेतृत्व करने को आए और शांता कुमार जी केंद्र में चले गए, केंद्र में मंत्री भी रहे, वो पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे। तो आजकल भी जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो हमारा जो है वो बहुत सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन पार्टी में भी और सरकार में भी मिला है। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो ये अलग ग्रुप नहीं मैं मानता इसको। 2017 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उधर आपके संगठन के चुनाव चल रहे हैं। आप भी प्रदेश भाजपा का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर पार्टी आपको मौका दे तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को जो भी काम दिया जाता है वो उसको करने को सदैव तैयार रहता है, लेकिन पार्टी जो है वो उस कार्यकर्ता की क्षमता का आकलन स्वयं करती है। कौन क्या काम कर सकता है, आप अपने आप को इसके सक्षम मानते हैं? देखिए, सक्षम आपने कहा है कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, राज्यसभा का सदस्य भी रहा हूँ, 3 बार विधायक दल में विधायक हूँ और पार्टी का मुख्य सचेतक हूँ आजकल भी पार्टी में। पार्टी ने मुझे पार्टी के विधायक दल में जो है वो काम जो दे रखा है मैं उसे बखूबी करता हूँ। अगर किसी और काम के लिए पार्टी उचित समझेगी तो जो काम सौंपा जाएगा उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। 2007 और 2012 के बीच प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। क्या आपको इस बात का मलाल नहीं है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया? देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है, मैं कोई चीज़ छुपाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और साफ गोई के लिए जो है वो सारे खास करके शिमला मुझे जानता है। निश्चित रूप से जो है वो कोई हर एक व्यक्ति जो है जब राजनीति में आता है तो किसी न किसी चीज़ के लिए एस्पायर करता है और मैं भी समझता था कि मुझे जो है वो सरकार में अगर मौका मिले तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। लेकिन पार्टी ने और विधायक दल के नेता ने क्या समझा उसके अनुसार उन्होंने मुझे उस समय भी चीफ व्हिप का ही काम दिया था, तो मैं उसको करता रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने आम जनता की सेवा की। 2017 में यदि भाजपा को जनता मौका देती है सत्ता में आने का, तो आपको लगता है कि आप एक बार मंत्री पद हासिल करेंगे, मंत्री परिषद में जाएंगे? ऐसा लगने का जो है पार्टी में कोई, हम समझते हैं कि कोई तरीका नहीं होता है। पार्टी तय करेगी, क्योंकि अभी तो पार्टी ये तय करेगी कि किस व्यक्ति ने क्या काम करना है। वो विधानसभा चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कुछ और काम करेगा और फिर उसके बाद जो है वो पार्टी हाईकमांड ही तय करेगी कि किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है, सरकार में देना है, पार्टी में देना है। तो निश्चित रूप से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि भी कुछ होगा या नहीं। आपके दल का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी विधायक दल के नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हैं, तो अभी तो वो नेता हैं, बाकी तो पार्टी हाईकमांड तय करती है। मैं समझता हूँ जितने चुनाव अभी तक हुए हैं, अब हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो पार्टी ने कोई नेता जो है वो तय किया ही नहीं है, पार्टी तय करेगी। आप भी वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, इसमें जो है मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कोई एस्पायर करने की और कि भी हमको नेता ही बनना है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं करता है।
हर एक व्यक्ति के मन में जो किसी क्षेत्र में काम करता है वो वहाँ पर आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए जो है वो दावेदार के रूप में जो है वो आगे प्रस्तुत हो। और आज तो भारतीय जनता पार्टी का इतना सशक्त नेतृत्व है देश भर में कि कहीं पर भी किसी को भी कोई काम दे देगा तो वो काम करने में सक्षम होगा। तो इसलिए आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि कोई किसी प्रकार की एस्पायर करना या दावेदारी करना जो है बेमानी है। आप जैसे वरिष्ठ नेता को कई बार इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। एक समिति बनी अपर शिमला की चीज़ों को लेकर, चाहे वो वन कटान था, चाहे वो सेब के पेड़ों पर आरी चली, एक हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद चीज़ें, चाहे वो सड़क का मामला है जो लाइफ लाइन है एप्पल बेल्ट की, अपर शिमला की, उन समितियों में भी आपको पार्टी ने नज़रअंदाज किया। ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी किस व्यक्ति को क्या काम सौंपती है ये पार्टी का अपना नज़रिया है। प्रदेश में जो है वो चार्जशीट तय करनी थी, पार्टी का एजेंडा क्या हो अगले 2017 तक का, उसके लिए जो समिति बनी उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने जो है चार्जशीट बना करके सौंपी है, अगली चार्जशीट भी हम इसके बारे में सौंपेंगे। ऐसा तो नहीं कुछ लोग आपसे डरते हैं कि आप बिल्कुल आगे फोर फ्रंट पे, तो उनकी लीडरशिप को खतरा हो जाएगा? मैं समझता हूँ ये तो एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, शायद मैं इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ कि किस कारण से, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पार्टी का नेतृत्व, जिसको भी हम नेतृत्व समझते हैं, वो कुछ सोच समझ करके सब चीज़ों के बारे में जो है विचार करता है कि क्या करना चाहिए। अब सड़क के बारे में मुझे समिति में रखें या ना रखें उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन विधानसभा में इस सड़क के बारे में जो मामला उठाया है वो तो मैंने ही उठाया है, जिसके ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री को मानना पड़ा कि हाँ ये सड़क का काम ठीक नहीं चल रहा है, और उन्होंने काम की गति देने के लिए आदेश भी दिए। अंतिम प्रश्न, पहले शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब शिमला अर्बन हो गया, नाम शिमला ही है अभी भी जी। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इस चुनाव क्षेत्र के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने में राजधानी रहा ग्रीष्मकालीन शिमला, तो अब प्रदेश की राजधानी है। ऐसा एक काम बताइए कि जो आपके मन में इच्छा है कि इसको मैंने ज़रूर करना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि शिमला में आज जो है वो डीकंजेशन की आवश्यकता है, और उसके लिए शिमला की सब्जी मंडी, अनाज मंडी और टिम्बर मंडी वो शहर से बाहर जानी चाहिए, जो मैं पिछले 7-8 वर्षों से लगातार उठाता रहा हूँ, और उसमें स्थान भी चयन हो गया था। लेकिन जिस चीज़ के लिए वो अभी यूज़ हो रहा है, आपके दल की सरकार आएगी तो आप करोगे? निश्चित रूप से जो है वो हम अभी भी कर रहे हैं। हमारी जो एक मीटिंग थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें भी मैंने सुधीर शर्मा से यही बात की है कि शिमला को डीकंजेस्ट करके जो है वो यहाँ पर कुछ रहने लायक जगह जो है वो हम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि शिमला राजधानी ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल है। इसको इस रूप में हम और अधिक ज़्यादा अच्छी तरह से जाना जाए, तो इसके लिए जो है कोशिश करना हमारी प्राथमिकता। आपको इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम अपेक्षा करते हैं कि आप शिमला जो राजधानी है, प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है, इसको आप और खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ईटीवी के साथ आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।